गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने सुना होगा कि हाल ही में जो है बाबा रामदेव ने जो है कहीं किसी फंक्शन में उन्होंने बाकायदा एलोपैथी डॉक्टर्स के बारे में बहुत कुछ बोला। उन्होंने बोला कि एलोपैथी जो है उसने कई सारे लोगों को मार दिया है और एलोपैथी बकवास है। मतलब बहुत सारी बातें, आपको वीडियो दिख जाएगा जिस पर जो है हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है हर्षवर्धन जी, उन्होंने जो है उनको लेटर भी लिखा हुआ है, वो भी वायरल हो गया काफी। मुद्दा ये है कि हमको एक बात सोचनी पड़ेगी, गंभीर बात है कि हमें सोचनी पड़ेगी कि हमने अपने रोल मॉडल क्या चुन रखे हैं। अब सोचिए ना आप कि बाबा रामदेव जो है उनके योग पर, जो वो योगा कराते हैं, योग जो कहते हैं, उस पर हम कोई शक नहीं कर सकते हैं कि वो महान योग गुरु हैं। लेकिन जब वो मेडिकल साइंस में आते हैं तो और जो है वे एलोपैथी के बारे में चार बातें बोलते हैं। मैं ये कहता हूं कि एलोपैथी अच्छा है, आयुर्वेदिक भी अच्छा है, होम्योपैथिक भी अच्छा है, यूनानी मेडिसिन भी अच्छा है। सारी मेडिसिन की विधि जो है वो अच्छी है यदि उनको सही जगह पर सही अवस्था में प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। यू कैन नॉट फिक्स बोन विद दी होम्योपैथी, वो मुश्किल काम है क्योंकि आपको सर्जरी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एंटीबायोटिक करना पड़ेगा, आपको जो है एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर पैथी का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। लेकिन जिस प्रकार जब यहाँ पर इपिडेमिक चल रहा है वहां पर पब्लिक को ऑलरेडी पब्लिक नेग्लिजेंट है, इसलिए भारत में इपिडेमिक इतना बड़ा चल रहा है। मतलब मैं ये मानता हूं कि इस तरह के जो लोग हैं, तो खुल के नाम लेता हूं, बाबा रामदेव जैसे जो लोग हैं, ये इस इपिडेमिक को और कठिन बना रहे हैं। आम आदमी के दिमाग में डर भर रहे हैं। जब आप एलोपैथी को बुरा बोल रहे हैं तो लोगों का वैक्सीन पर भी यकीन नहीं रहेगा। जब इन सब चीजों पर यकीन नहीं रहेगा तो बीमारी, क्या कभी हम नॉर्मल हो पाएंगे? क्या 2019 के जैसा जीवन हम कभी जी पाएंगे? अब हमें ये प्रश्न अपने आप से करना पड़ेगा। तो ये जो इस तरह के जो लोग हैं, ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये या तो पूरे बिजनेसमैन बन चुके हैं या ये मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। मतलब जैसे बोलते हैं ना, ब्रेन का अपर कंपार्टमेंट जो हिल चुका है। मतलब मुझे समझ में आया कि पैर को घुमाकर गले में लगा लेने पर जो है कई बार घुटना जो है सिर की जगह पहुंच जाता है और जो है दिमाग निकल के घुटने में जाता है। ऐसा मेरे को समझ में आया, ठीक है। कि बाबा रामदेव जिस प्रकार से एलोपैथी डॉक्टर, इतना मतलब मैं कहता हूँ इतनी बड़ी शख्सियत है आपकी, आपको लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों के दिलों में बसते हैं। और अच्छी बात है कि आप जो है तमाम तरह के बिजनेस में भी हैं, लेकिन आपको लोगों को गुमराह करने का राइट कोई भी नहीं देता आपके। ये बात यदि भारत के प्रधानमंत्री भी बोलेंगे तो वो गलत सिद्ध होंगे, कोई नहीं बोलेगा ऐसा, क्योंकि सबको मालूम है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी कितनी खिल्ली उड़ती है। जब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं तो खिल्ली उड़ती है। जब इन्होंने कोरोलिन लॉन्च किया तो इन्होंने बोल दिया कोरोना इससे खत्म हो सकता है। अब बताइए मेरे को कि कोई फॉर्मूला, कोई ट्रायल, कुछ भी नहीं, बस केवल आपने बनाया है, पतंजलि ने बनाया है, तो मतलब वो ठीक कर देगा। वो इसको लेके पूरे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी बहुत खिल्ली उड़ी। अभी भी आपको बता दूं, अभी भी हमारे यहाँ पे देखिए हमारी क्रेडिबिलिटी का ये इशू हो गया है कि कल ही दैनिक भास्कर में खबर थी कि कोवैक्सीन आपने लगवाया है तो वो WHO अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है, तो आप फॉरेन ट्रेवल नहीं कर सकते हैं कोवैक्सीन लगवाने पर। अब समस्या ये है कि चाइनीज वैक्सीन को WHO अप्रूवल मिल गया साइनोवैक को, पर कोवैक्सीन को नहीं मिला। हमने क्या किया, हमने इस तरह की जो है हल्की बातें कर करके अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि, जो इंटरनेशनल हमारी जो इमेज है ना, उसको भी हमने बड़ा खराब किया। मतलब हम धीमे धीमे इस तरह की बातें करते करते अफ्रीकन कंट्री के लेवल पर पहुंच रहे हैं, जबकि अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका बहुत डेवलप्ड है। कहने का मतलब ये है कि जब आप रिस्पॉन्सिबल जगह पर होते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबल बात करनी होती है। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे मैं अभी एक दिन में देख रहा था, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया, तो एक और मोटिवेशनल स्पीकर है, काफी अच्छा बोलते हैं वो, मिस्टर विवेक बिंद्रा। उन्होंने भी डॉक्टर्स के बारे में बहुत कुछ, एक जमाने में कोई वीडियो डाला होगा, बड़ा उन्होंने नेगेटिव बोला। मैं बोलता हूँ ठीक है, क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, आप कमियां बताइए, सुधारना। और जो डॉक्टर्स, ऐसा नहीं बोलता मैं कि कोई डॉक्टर कुछ गलत नहीं करते होंगे, जो कुछ गिनती के डॉक्टर हैं जिनके कारण पूरा फ्रेटर्निटी में फर्क पड़ता है, उनको बिल्कुल सजा मिलना चाहिए और मिलती भी है, ठीक है। पब्लिक बहुत अवेयर है, पब्लिक को अपने राइट मालूम है। लेकिन पूरी एलोपैथी को आप ये बोल देना, इस कोरोना महामारी में एलोपैथी ने कितने लोगों को बचाया है, कितने सारे मेडिसिन दिए गए। आप सोचिए क्यों मारा अस्पतालों में, क्यों लोग अपने मरीजों को ले लेके पतंजलि योगपीठ नहीं गए? भाई सारे मरीजों को तो पतंजलि योगपीठ जाना चाहिए, फिर क्यों अस्पताल के चक्कर लाए, क्यों हॉस्पिटल में बेड चाहिए? फिर क्योंकि कारण यह है कि लोगों को भरोसा मालूम है, लोगों को भाई इलाज कहाँ हो सकता है इसका। तो इसलिए जब आम पब्लिक बहुत ही सब्र से काम रह रही है, साल डेढ़ साल से लोगों ने ठीक से अपना, जैसे नॉर्मल उनकी अर्निंग थी वो भी अफेक्ट हो गई लॉकडाउन के चलते, बहुत सारी चीजें हुई। देश जो है केवल आर्थिक नहीं, आर्थिक हुआ, सामाजिक हुआ और मानसिक तौर पे भी दबाव में से चल रहा है। और वैसे में इस तरह की बातें करने वाले लोग जो है ना, वो बड़ा मतलब
मिस गाइड करते हैं लोगों को। मुझे अच्छे से ध्यान है कि मेरी एक परिचित है, वो डायबिटीज की पेशेंट थी, तो उनको उनका काफी दिन से इलाज चल रहा था। मेरे पास आई होंगी वो, तो उन्होंने इस उम्मीद से आई होंगी शायद से मैं कोई चमत्कारी इलाज कर दूंगा। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, पहले वाला डॉक्टर भी आपका जो इलाज कर रहे थे, वो भले ही आप डॉक्टर चेंज कर रही है एक अलग बात है, लेकिन पहले वाले डॉक्टर साहब भी आपका बिल्कुल सही इलाज कर रहे थे। आपको उन्होंने इंसुलिन दिया हुआ था ऑलरेडी, और मैं भी आपको इंसुलिन ही दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इंसुलिन चेंज कर दूंगा, 2-4 गोलियां आगे पीछे कर दूंगा मैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा चमत्कार कि आपका इंसुलिन बंद हो जाएगा और आपका डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। बीमारी डायबिटीज की जड़ से खत्म कभी होती ही नहीं है, इसको केवल हम मैनेज कर सकते हैं। उनको सुन के बड़ा धक्का लगा कि यार ये डॉक्टर साहब तो ऐसे बोल रहे हैं, हम तो इतनी उम्मीद से इनके पास आए थे। फिर वो उनको किसी ने बताया साहब कि कोई एक जो है कहीं पे कोई एक जड़ी बूटी मिलती है, वो जड़ी बूटी को रात भर गलाओ और सुबह उसके पानी को निकाल के 3 दिन तक पीते रहो। कह रहे रात में जड़ी बूटी गलाओ, सुबह उसके पानी को निकाल के पीते रहो, उसको मतलब उबाल कर, जैसे भी बताया हुआ मेथड उन्होंने 3 दिन किया। 3 दिन बाद उनको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हुआ, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और उसके बाद जो है उनकी जब उनका ब्लड टेस्ट तमाम जांच निकाली तो टॉक्सिसिटी चेक की गई, तो उनका ब्लड में हायर टॉक्सिक लेवल पाया गया। देयर इज अ केमिकल, मैं नाम बोल रहा हूँ उसको, उस केमिकल का हायर टॉक्सिक लेवल पाया गया। और वो केमिकल फिर मैंने क्या, मुझे मालूम चला तो कि वो मेरी पेशेंट थी और काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी वो, तो मैंने पूछा उनसे कि आप बताइए आपने क्या खाया इस दौरान, तो बोली नहीं पहले, फिर बताती लगी। फिर उन्होंने जो है वो शर्माते हुए बताया कि मैंने जड़ी बूटी को आपको गला के मैंने उसको पिया था, कोई जड़ से डायबिटीज खत्म हो जाएगी इसलिए। तो मैंने वो जड़ी बूटी बुलाया, और उस जड़ी बूटी का मैंने जो भी लकड़ी था, लकड़ी जो भी कहीं से लेके आए थे, उसका मैंने केमिकल टेस्टिंग के लिए दिया। सेम केमिकल जो उनकी बॉडी में टॉक्सिक था वो उस लकड़ी के अंदर प्रेजेंट था। अब आप बताइए मेरे को कि बगैर एविडेंस के लिए हमेशा, अब उसके बारे में कोई जिक्र नहीं, कोई लिटरेचर नहीं, कोई जानकारी नहीं उसके बारे में, तो इसका मतलब ये है कि हम अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कई बार हम सही मान लेते हैं, और उसी इन्फॉर्मेशन के दम पर हमको लगता है कि ये, क्योंकि हम सब लोग हम भारत में रहते हैं, और भारत के लोगों की खास बात है कि दे बिलीव इन मिराकल्स, कि वो चमत्कारों में यकीन रखते हैं कि चमत्कार होगा, कुछ अच्छा हो जाएगा अचानक से। और ये चमत्कारों में यकीन रखना जो है ना, ये हमको हमारे पहले के लोगों ने सिखाया हुआ है। ठीक है, हम साइंस को जो है हम कहते हैं हाँ ठीक है, विज्ञान ठीक है, पर साइंस को तब भी हम 2M दर्जे पर रखते हैं। मुद्दा ये है कि आज हमको इस क्राइसिस के समय में जब हम देख रहे हैं कि वो चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो जो दिखाई नहीं पड़ती हमको आंखों से, वायरस, वो सबको अफेक्ट किया हुआ है। सबसे बड़ी बात है, आज भी कुछ लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हैं, 5G रेडिएशन से सब हो रहा है, वायरस तो होता ही नहीं है। अब बताइए मेरे को, फ्लू यदि आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो फ्लू तो हर साल अफेक्ट करता था, इस बार ये थोड़ा डेंजरस वाला फ्लू हो गया है। ये फ्लू ही कई रूप, लेकिन ये डेंजरस वाला फ्लू है कि जो लंग्स तक पहुंच जाता है। तो ये बड़ी सी, इतने सारे लोग, बड़ी पर्सनालिटीज अफेक्ट हुए हैं, जहाँ कई लोगों की जान चली गई, उसके बावजूद यदि हम इस तरह का मजाक करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि भाई तुम एक काम करो, तुम अपना भी एक कोविड मैनेजमेंट सेंटर खोल लो, और उस कोविड मैनेजमेंट सेंटर में तुम जो है लोगों से बोलो कि 100, क्योंकि एलोपैथी तो फैल है, तो तुम दावा करो कि 100% तुम ट्रीट करके दोगे पेशेंट को। ठीक है, 100% तुम ठीक कर दोगे। मैं एक बात क्लियर कर दूं, एलोपैथी में भी नई बीमारी है, कोई पहले से फिक्स ट्रीटमेंट नहीं था, लोगों ने ट्रायल किया, लोगों को लगा पहले कि भाई क्लोरोक्विन का असर पड़ेगा, जैसे चिकनगुनिया में पड़ता था। ठीक है, ट्रायल किया, देखा कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, तो एलोपैथी ऐसा साइंस यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इस मेडिसिन का असर उतना नहीं होगा, इसलिए छोड़ दो इसको के। फिर आइवरमेक्टिन लिया, तो अभी भी मैं आपसे कह दूं कि ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो इवॉल्व ही हो रहा है के, लेकिन कुछ बातें मालूम चली। पहले इटली में 10% तक डेथ रेट हो गया था, कई लोगों की डेथ हो गई थी, तो इटली के डॉक्टर ने परमिशन मांगी कि भाई हमें पोस्टमार्टम करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। पोस्टमार्टम में मालूम चला कि ब्लड इकट्ठा हो रहा है लंग्स के अंदर, ये ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। अच्छा, कभी सोचा ही नहीं इस तरीके से, इसको तो फ्लू मान के ट्रीट करते अब तक। फिर झट से जो है वो ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी को चेंज किया गया और लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन का इस्तेमाल किया गया, जहां पर जो है वो ब्लड एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल किया गया, ताकि कम से कम जो है ये क्लॉटिंग रुक जाए। जैसे क्लॉटिंग को रोका तो 10% से डेथ घट के 2% पे आ गया, 2% से भी कम रह गया। ठीक है, फिर देखा कि इम्यून सिस्टम का एक्सेसिव रिस्पांस व्यक्ति को मार रहा है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को पिक्चर में लेके आए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज किया तो डेथ रेट और कम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी भी चूंकि नई चीज थी, ठीक है, तो इसलिए इसको इवॉल्व करते गए। तो ऐसे में ये बोलना कि क्लोरोक्विन फेल हो गया, भाई हमारे पास उपाय था, हम लड़ रहे थे।
आपने देखा था ना पहले के जमाने में वो रामायण और महाभारत आती थी, वो तीर चलाया, एक तीर आया, दो तीर आया, एक तीर गायब हो गया, फिर दूसरा तीर, अरे किसका पावर ज्यादा है। तो वही वाली बात है यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ता है कि कौन सी दवा काम करे, क्योंकि डायबिटीज होता तो ये बात नहीं करनी पड़ती। हमको फिक्स ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डेवलप है हमारे पास में, माइग्रेन का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डेवलप है हमारे पास में, हमारे पास ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया नर्व का एक बीमारी होता है, इसमें गाल में कील चुभने जैसा लगता है, ट्राइजेमल न्यूरल्जिया, उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारे पास है। भाई हमारे पास हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो हमने डेवलप किया है इसे। मैं ये सब बातें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आम पब्लिक जो है उसको भड़काने से, उसको भ्रम में डालने से क्या होता है कि हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को और बर्बाद कर रहे हैं और उनको डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को लगता है, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि फिजिकली फिट रहने के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको योग करना चाहिए। लेकिन केवल योग करने से आपके जो है, आप बोलते हो नाक के जो नथुने हैं ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, अरे भाई आप थोड़ा सोचो तो कि क्या बोल रहे हो आप। नोस्ट्रिल है, पाथवे है, पैसेज है, जो कुछ है, लंग्स है, वैक्यूम सिस्टम पे काम करता है, ठीक है, वॉल्यूम कम ज्यादा करके काम करता है। तो थोड़ा साइंस जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट एक्चुअली। मैं कहता हूं आपसे कि हालांकि सरकार ने खंडन किया, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन मुझे इतना कहना है कि आम आदमी व्यक्ति जो होता है ना उसको उतना समझ नहीं होता कई बात के, तो वैसे में उसको भ्रम में डालकर कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, उसमें सिर्फ एक चीज होती है कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज्यादा प्रोपेगेट करती है बजाय पॉजिटिव के। तो हमको सबको ये सोचना चाहिए कि हमको जो है इस तरह की चीजों को ना तो प्रमोट करना चाहिए, ना ऐसे व्हाट्सएप वीडियो प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि देखो मुझे इतना पता है कि अच्छे बुरे लोग आपको हर प्रोफेशन में मिल सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेशन एग्जिस्टेंस में है क्योंकि उसमें 90% से अधिक लोग जो है वो अच्छे हैं, इसलिए वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम कहते हैं, जनरलाइज कहते हैं सब पॉलिटिशियन खराब होते हैं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कई अच्छे भी होते हैं। तो ऐसा दरअसल बात इतनी सी है कि हमको कभी किसी चीज को जनरलाइज नहीं करना है। और दूसरी रही बात बाबा रामदेव जी की, तो उससे जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो उन्होंने कहा भी है कि हम आप पर जो है वो एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई करवाना चाहते हैं। कि हर्षवर्धन जी ने तुरंत सफाई दिया, उनकी तरफ से बोला कि भी नहीं भैया, उन्होंने भी सफाई दिया कि भाई मैंने तो व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ के सुना रहा था। ठीक है, तमाम चीजें हो रही है। अब इंडिया है ही ऐसा कि अखबारों में बने रहना है, सुर्खियों में बने रहना है, तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करते रहिए आप। ठीक है, तो मुद्दा यही है कि हमें अपना यकीन, देखो मैं आपसे कहता हूं कुछ मत मानिए, पर विज्ञान को मानिए, साइंस को समझिए, एविडेंस को मानिए, सबूत को मानिए, सुनी हुई बातों पर मत मानिए। मैं कहता हूं कहीं कुछ लिखा है ना, तो लिखे हुए को पहले वैलिडेशन कीजिए, फिर उसके ऊपर बात करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैंने कोई कहानी आपको नहीं सुनाई मैंने, और पर कहानी नहीं सुनाएंगे तो कुछ खाली खाली नहीं लगेगा क्या। चलो एक काम करते हैं, कहानी सुनाई देते हैं आपको हम, थोड़ा 2-4-5 मिनट और लंबा हो जाएगा और क्या। तो आपको लगेगा खाली खाली, सर आज तो आज कुछ बताया भी नहीं, हम आज तो अपने भाषण देके चले गए। तो भाषण नहीं दे रहा बेटा, बता रहा हूं कि सच्चाई क्या है कि हमको पता होना चाहिए। एक बार एक पिता होता है, उसके 2-3 बेटे होते हैं, तो वो सोचता है कि मेरे एक बेटे को मैं इतना योग्य बना दूं, मैं इतना योग्य बना दूं कि ये बेटा जो है राजा के दरबार में शामिल हो जाए। उस जमाने की बात है जब महमूद करके एक राजा, महमूद गजनवी एक राजा हुआ करते थे, तो उनके दरबार में जो है अपने वो बेटे को, उसने क्या किया, अपने बेटे को जब वो छोटा था 10 साल का था, तब से उसने वो ट्रेनिंग देना शुरू किया, उसको तमाम शास्त्र की ट्रेनिंग दी, जो भी उनके इस्लाम होता है उसका ट्रेनिंग दिया, तमाम ट्रेनिंग दिया, युद्ध कला सिखाया उसको सूफी संतों के साथ बिठवाया उसको, ताकि उसे ज्ञान मिल सके, बहुत ट्रेनिंग दिया उसको। जब वो 20 साल का हो गया तो उसको राजा के दरबार लेके गया और बोला कि राजा मेरा बेटा है, मैंने इसको जो है वो बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है, एकदम ग्रूम किया है, मैं चाहता हूं दरबार में कोई उसको काम मिले। महमूद गजनवी सिर उठा के भी ऊपर देखते, बोलते 1 साल बाद आना। अब उसे लगता है कि पता नहीं राजा ने देखा था कि नहीं, सिर उठा के कुछ तो कमी रही होगी, राजा को कोई फीडबैक मिल गया होगा। अब राजा है, समझता होगा, तो 1 साल उसने और ट्रेनिंग दिया, और सूफी संतों से कराया, और शास्त्र सिखवाए, तमाम तरह की दुनिया जहान की जानकारी उसको बताई कि आप बाजू के देश में क्या होता है, इधर क्या होता है, इकोनॉमिक्स के बारे में सब लूट के आया। महमूद गजनवी ने फिर देखा उसको और बोला कि एक काम करो, भी कुछ कमी है, 1 साल बाद आना। 1 साल फिर इंतजार रहा, उसका तो मन खराब हो गया, क्या राजा तो हर बार बोलता है 1 साल बाद आना। 1 साल बाद सुल्तान के पास फिर पहुंचे वो, तो उसने बोला कि यार देखो ऐसा लगता है मुझे आप तुम्हारे बेटे को देख के कि तुमने सब तो ठीक किया है, पर इसको किसी गुरु के पास जाना चाहिए, कोई ऐसा गुरु जो इसको अपनी शरण में ले ले, और ये तो किसी को गुरु मान सकता है, लेकिन वो गुरु इसको शिष्य मानना चाहिए, ऐसे गुरु के पास जाए। अब गुरु मतलब गुरु और सूफी संत में फर्क है। गुरु जो है वो तो जंगलों वंगलों में भैया, वो उन्होंने कहा आपकी जरूर फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू गुरु है कि मुस्लिम कोई साधु जो भी है व्यक्ति है, कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु होना चाहिए बस। भैया उसको पता चलता है भी राजा
उन्होंने कहा एक ही तरीका बचा कि महमूद गजनवी किसको गुरु मानते हैं। एक कोई संत थे, वो मतलब ऐसे थे कि रिलीजियस नहीं थे, वो बस संत थे, वो अपने कहीं गुफा में कहीं बैठ के अपना ईश्वर को याद किया करते थे वो। तो महमूद गजनवी उनको माना करते थे एक जमाने की बात, मतलब उनके बारे में वो अच्छे विचार देंगे। तो वो आदमी लड़का वहीं पहुंचता, भाई देखो ये सम्मान करते ही नहीं के पास जाता हूँ, बैठा रहता जाके। वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन गुजर गया, संत ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। 1 साल गुजर गया पूरा। अब कैसे सब बोली, उसे ध्यान ही नहीं दे रहे उसकी तरफ। वो बैठा हुआ सामने, देख रहे अपना, कर रहे काम, पूछ भी नहीं रहे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या तुम्हें हो जाए, प्रणाम कर ले, बैठ जाए। वो साल भर गुजर गया। साल भर बाद पिताजी आए, बोले भैया ठीक है, ये तो संत तो सुन ही नहीं रहा, ये तो गड़बड़ मामला है, तो आज तो पूरा उम्र निकल जाएगा, तुम्हें तो राज दरबार में काम करना है, तो अब क्या करें। तो वो बोला, लड़के ने बोला नहीं साहब मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो अब मैं नहीं, मुझे नहीं कर रहा, मुझे तो अभी मुझे केवल शिष्य बनना है। साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया। महमूद गजनवी ने बुलाया उस आदमी को, बोला भाई तुम्हारा लड़का कहाँ गया। उन्होंने कहा साहब वो एक संत है जो जिनको आप भी मानते हैं, उन्हीं के दरवाजे के बाहर बैठा रहता है वो, और वो 2 साल गुजर गया है, 2-2.5 साल गुजरने आया है, और वो तो अभी बस मेरा बेटा को पता नहीं मानसिक कोई समस्या होगी, मैं तो जो है वो कोयले को हीरा समझ रहा था, मेरी गलती है, मैं जहाँपना कि मैंने अपने अयोग्य बेटे को आपकी तरफ पास लेके आने की हिमाकत की, आप जो सजा देना चाहो हम दे देंगे। महमूद गजनवी सुनते बात, कुछ बोलते नहीं है। फिर अपने दरबारी से बोलते भाई हमारा रेजिमेंट करो जाने का वहाँ पर संत के पास। वो पहुँचते, जब वो संत के दरवाजे पर पहुँचते हैं वहाँ पर, तो संत उठकर खड़े होते हैं, उस लड़के का हाथ पकड़ते हैं और उसको लेके आते हैं बाहर महमूद गजनवी के पास, और बोलते हैं अब ये तुम्हारे योग्य हो गया है, इसको तुम अपने दरबार में शामिल कर सकते हो। अब पिताजी जिसको समझते थे कि कोयला है, उसको संत ने बोला कि अब ये हीरा बन गया, इसको तुम ले जाओ। अब ऐसा क्या घटा, 1.5-2 साल में ये घटा कि उस लड़के की सब्र की परीक्षा हुई। वो कॉन्स्टेंटली लगा रहा इस बात को जानते हुए भी कि वो संत उसको देख भी नहीं रहे, वो लगा रहा पीछे पड़ा रहा वो कि नहीं मैं तो मतलब अभी मेरा जीवन चाहे निकल जाए, मैं तो यहीं अड़ गया, मतलब अड़ गया इसलिए वो बढ़ गया, अड़ गया इसलिए वो बढ़ गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो राज दरबार की योग्य हो गया। आप में से कई बच्चे पूछते हैं सर नीट का एग्जाम कब होगा, आगे बढ़ेगा, डेट के बारे में बात करो, इसके बारे में बात करो, उसके बारे में बात करो। मैं एक ही बात बोलूंगा आपसे कि देखो ऐसा है कि सफलता पाना है ना, अड़ जाओगे तो बढ़ जाओगे, ठीक है। ये मत सोचो कि नीट की डेट का, भाई सोचो कि 1 अगस्त का डेट दिया था पहले हमने, हम उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है सारा करेंगे। और 1 अगस्त के बाद बायोमेंटर्स क्या करेगा, अब मान लो एग्जाम 31 अगस्त हो गया, 16, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा जरूर, लगता संभावना है वैसी, ठीक है। लेकिन यदि एग्जाम आगे बढ़ाना तो हम एक काम करेंगे, हर वीक जब तक एग्जाम, हर वीक आपका हम जो है वो मॉक टेस्ट लेंगे पूरा, उसमें हम कुछ हिस्से हाफ सिलेबस के लेंगे भाई, कुछ फुल सिलेबस के ले लेंगे। हम लोग एक प्रोग्राम तय कर लेंगे, आपके एग्जाम तक हम आपको रिवाइज कराते रहेंगे, चाहे एग्जाम आपका जो है वो अगस्त के लास्ट में हो, सितंबर में, कभी आप चिंता मत कीजिए। आपको लेकिन ये दिमाग में रखना है कि 1 अगस्त का एग्जाम के पहले हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए, ठीक है। 650 प्लस मार्क्स से तैयारी होना चाहिए, और उसके बाद फिर एग्जाम आगे बढ़ता है और आगे तैयारी करेंगे हम 700 के लिए ट्राई करेंगे बेटा, है ना, ठीक है। तो ये मत देखो, कंफर्ट मत ढूंढो, ये ढूंढो कि ठीक है हमारे पास एक लक्ष्य, उसको पहले पूरा करते फिर आगे का सोचो। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।